नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उन्नत शिक्षा में। आज हम करने वाले हैं कक्षा 11 का अर्थशास्त्र का पाठ 1 अर्थशास्त्र का परिचय। देखिए, ये जो पाठ है ये आपका CBSE टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, आपका जो 11th का फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा जिसमें MCQ बेस्ड पूरा पेपर होगा, उसमें ये 4 से 6 मार्क्स का आएगा। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। अभी मैंने इस वीडियो में पार्ट की केवल एक्सप्लेनेशन को शामिल किया है। अगली वीडियो में मैं आपके लिए इस पार्ट के महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न लेकर के आऊँगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले पार्ट का नाम है अर्थशास्त्र का परिचय। तो हमें जानना होगा अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है। अर्थशास्त्र ज्ञान की उस शाखा को कहते हैं जिसमें मनुष्य की उन गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे दुर्लभ साधनों अर्थात धन को प्राप्त करने के लिए करते हैं, जिससे वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती है किंतु उन्हें संतुष्ट करने वाले साधन सीमित तथा दुर्लभ होते हैं। तो देखिए, अर्थशास्त्र हमारा क्या है। अर्थशास्त्र ज्ञान की उस शाखा को कहते हैं जिसमें मनुष्य की उन गतिविधियों का यानी कि मनुष्य की उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिससे वे धन प्राप्त करते हैं या धन को प्राप्त करने के लिए उन क्रियाओं को वे करते हैं। और उन क्रियाओं को करने का उद्देश्य क्या होता है, ताकि वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। देखिए, मानव की जो आवश्यकताएं हैं वे क्या होती है, असीमित होती है। असीमित आवश्यकताओं से क्या अभिप्राय है, मतलब कि मानव की जब एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है, दूसरी आवश्यकता पूरी होती है तो तीसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है, और यही क्रम आगे तक हमारा चलता जाता है। लेकिन जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन हैं वे हमारे सीमित है, वे हमारे लिमिटेड है। नेक्स्ट है हमारा अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। देखिए, पाठ में अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ शब्द आए हैं जिनका वो एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो आइए एक एक करके हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले है हमारा उपभोक्ता। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयोग करता है। देखिए, उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता हर एक व्यक्ति उपभोक्ता है क्योंकि वह अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयोग करता है। देखिए, हमारी भी अगर जल की आवश्यकता है तो हम जल का उपयोग करेंगे। तो उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का यूज़ करता है। अगला है हमारा उपभोग। उपभोग वह क्रिया है जिसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं के उपयोगिता मूल्य का प्रयोग होता है। देखिए, उपभोग क्या क्रिया है। देखिए, कोई भी जो वस्तु होती है उसका अपना एक उपयोगिता मूल्य होता है, और वो जो उपयोगिता मूल्य होता है वही हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। ठीक है, जैसे पानी है, पानी का उपयोगिता मूल्य क्या है कि वह हमारी प्यास बुझाता है, इसलिए ही हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उपभोग उस क्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उपयोगिता मूल्य का प्रयोग करता है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा उत्पादक। उत्पादक वह व्यक्ति है जो आय अर्जित करने के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन तथा बिक्री करता है। ठीक है, जो व्यक्ति आय अर्जित करने के लिए, इनकम कमाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या बिक्री करता है उसे क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है हमारा उत्पादन। ठीक है, उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। वस्तुएं तभी उपयोगी होती है जब उत्पादन में वे उपयोगिता मूल्य प्राप्त कर लेती है। देखिए, यदि हम देखें तो कच्चे माल की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन कच्चे माल से जो वस्तु तैयार होती है वही हमारे लिए उपयोगी होती है। तो उत्पादन हमारी वही प्रक्रिया है जो कच्चे माल को उपयोगी वस्तु में परिवर्तित कर देती है। जैसे चमड़ा, अगर सिर्फ चमड़ा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, चमड़े का जूता बन जाता है तो उसकी बहुत वैल्यू हो जाती है, उपयोगिता मूल्य प्राप्त कर लेता है। बचत क्या है, बचत हमारी आय का वह भाग है जो हम उपभोग पर खर्च नहीं करते बल्कि उसे भविष्य के लिए बचाकर रखते हैं, सेविंग। ठीक है, अगला है हमारा निवेश। देखिए, निवेश क्या है। निवेश जो हम परिसंपत्तियां खरीदते हैं, असेट्स हम खरीदते हैं, तो ऐसी असेट जब हम खरीदते हैं जो कि हमें इनकम को बनाने में सहायता करती है, तो ऐसी वस्तुओं की खरीद पर किए जाना वाला व्यय क्या कहलाता है, हमारा निवेश कहलाता है। मान लीजिए हमने एक मशीन खरीदी, सिलाई मशीन हमने खरीदी, और सिलाई मशीन से हम कपड़े सिल रहे हैं और हमारा काम चल रहा है तो हमारी इनकम हो रही है। ठीक है, उसे ही क्या कहा जाता है, निवेश कहा जाता है। इसमें हम ऐसी वस्तुओं को खरीदते हैं जो लंबे समय तक प्रयोग में आती है और जो थोड़ा महंगी होती है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा आर्थिक क्रिया।
आर्थिक क्रियाओं में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनके माध्यम से व्यक्ति धन का अर्जन करता है। यानी जितनी भी क्रियाएं जिनसे व्यक्ति धन अर्जित करता है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। आगे हमारा अर्थशास्त्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? उपभोग, उत्पादन, वितरण। देखिए, हमने उपभोग की बात ऊपर कर ली कि उपभोग वह क्रिया है जिसके द्वारा वस्तु तथा सेवाओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं के उपयोगिता मूल्य का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन की हमने बात करी कि उत्पादन वह क्रिया है जिसके माध्यम से कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। वितरण क्या है? वितरण से अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था में भूमि, पूंजी व श्रम का वितरण किस तरीके से किया जाए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे अब यहाँ से आपकी जो सांख्यिकी है वह स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सांख्यिकी है क्या। सरल शब्दों में सांख्यिकी सूचनाओं का भंडार है। सांख्यिकी से अभिप्राय संख्यात्मक सूचना या उनसे संबंधित परिमाणात्मक तथ्य एवं निष्कर्ष से है। ठीक है, तो सांख्यिकी को क्या कहा गया है? सूचनाओं का भंडार कहा गया है। लेकिन केवल सूचनाओं का भंडार ही सांख्यिकी नहीं है। संख्यात्मक सूचनाओं के रूप में मिले अव्यवस्थित आंकड़ों का वर्गीकरण करना, तालिका के रूप में प्रस्तुत करना अर्थात व्यवस्थित रूप में प्रकट करना आवश्यक है। यानी केवल हमारे पास में सूचनाएं हैं और वो अव्यवस्थित है, ठीक है, तालिका के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, व्यवस्थित रूप से हम प्रस्तुत नहीं कर पाए तो वह हमारी सांख्यिकी नहीं होगी। ठीक है, तो सूचनाओं के भंडार को सांख्यिकी नहीं कहा जा सकता, बल्कि जो सूचनाएं प्राप्त हुई है वे अव्यवस्थित है, उनका वर्गीकरण किया जाए, तालिका बनाई जाए, प्रस्तुतिकरण किया जाए, उसे सांख्यिकी कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे हमारा बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचना अथवा आंकड़ों से होता है, जैसे जनसंख्या संबंधी आंकड़े, रोजगार संबंधी आंकड़े, सार्वजनिक व्यय संबंधी आंकड़े। ठीक है, तो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी क्या है? हमारी अंकों के रूप में जितनी भी सूचनाएं प्रस्तुत की जाती है, आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, वह हमारा बहुवचन के रूप में सांख्यिकी है। अब ये हमारे आंकड़े राष्ट्रीय आय से संबंधित हो सकते हैं, किसी विद्यालय में बच्चों द्वारा अर्जित अंकों से संबंधित हो सकते हैं, एक समाज में रहने वाले लोगों की आयु से भी संबंधित हो सकते हैं। तो आंकड़े और सूचनाएं जो संख्याओं के रूप में होते हैं उन्हें हम सांख्यिकी कहते हैं। लेकिन कोई एक संख्यात्मक तथ्य सांख्यिकी नहीं कहलाता, अपितु संख्यात्मक तथ्यों के समूह को सांख्यिकी कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक तथ्य है तो उसको सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा। जैसे यदि हम कहें कि हाथी के 4 पैर होते हैं तो सांख्यिकी नहीं है, बल्कि हमारे पास क्या होना चाहिए? सूचनाओं का समूह होना चाहिए। एक तथ्य को हम सांख्यिकी नहीं कह सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एक इम्पोर्टेंट लाइन दी गई है कि सभी सांख्यिकी आंकड़े हैं परंतु सभी आंकड़े सांख्यिकी नहीं है। देखिए जितनी भी हमारी सांख्यिकी है उसमें जो सांख्यिकी है वह सब क्या है? आंकड़े हैं, लेकिन आंकड़े सांख्यिकी नहीं है, क्योंकि जब तक आंकड़ों का वर्गीकरण नहीं किया जाएगा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण नहीं किया जाएगा, विश्लेषण नहीं किया जाएगा, तब तक वे सांख्यिकी नहीं बन सकते। आगे चलते हैं। आगे हमारा एक व्यक्ति के संबंध में किसी सूचना, संख्यात्मक सूचना को सांख्यिकी नहीं माना जाता। ये देखिए अभी हमने बात करी कि संख्याओं के समूहों का होना जरूरी है। यदि हम एक व्यक्ति के संबंध में किसी संख्यात्मक सूचना को बताते हैं तो वह सांख्यिकी नहीं है। मान लीजिए हम कहते हैं कि राम की उम्र 39 वर्ष है, तो यह हमारा सांख्यिकी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे 2 तरह के आंकड़े होते हैं। एक होते हैं हमारे मात्रात्मक आंकड़े। मात्रात्मक आंकड़े क्या होते हैं? हमारे क्वांटिटेटिव डाटास क्या होते हैं? जिन्हें संख्यात्मक या अंकित शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है वे हमारे मात्रात्मक आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, जिन ऐसे आंकड़े जिन्हें संख्यात्मक या अंकिक मतलब अंकों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये मात्रात्मक आंकड़े हमारे कहलाते हैं। जैसे आय, व्यय, निवेश। अब इसमें बच्चों की आयु भी हो सकती है, बच्चों के अंक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सभी हमारा हो जाएगा। तो ऐसे आंकड़े जिन्हें संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके वो मात्रात्मक आंकड़े होते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारा गुणात्मक आंकड़े। ऐसे आंकड़े जिन्हें संख्यात्मक या अंकित शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। ठीक है, पहले क्या था? जिन्हें व्यक्त किया जा सकता है उन्हें मात्रात्मक आंकड़े कहते हैं। ऐसे आंकड़े जिन्हें संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उन्हें क्या कहते हैं? गुणात्मक आंकड़े कहते हैं। ये वस्तुओं के गुणों को दर्शाते हैं, जैसे IQ लेवल, सुंदरता संबंधी आंकड़े। ठीक है, सुंदरता संबंधी आंकड़े, अच्छा बुरा, गोरा काला। तो इस तरीके के जो आंकड़े ये हमारे गुणात्मक आंकड़े होते हैं। आगे चलते हैं।
सांख्यिकी की बहुवचन संज्ञा के रूप में विशेषता है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि बहुवचन सांख्यिकी के रूप में जो हमारी सांख्यिकी है उसकी क्या विशेषताएं होती है कि उन्हें अंकों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए सांख्यिकी की बहुवचन संज्ञा के रूप में क्या विशेषताएं हैं, इन्हें हम धीरे धीरे करते हैं। पहला है हमारा तथ्यों के समूह। एक अकेली संख्या सांख्यिकी नहीं कहलाती क्योंकि उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अनेक तथ्यों से संबंधित संख्याओं को सांख्यिकी कहा जाता है क्योंकि उनकी आपस में तुलना करके निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। क्या अर्थ है कि कोई भी अगर अकेली संख्या है तो उसे सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा, अपितु अनेक तथ्यों से संबंधित संख्याओं को सांख्यिकी कहा जाता है क्योंकि उनकी आपस में तुलना कर सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगली विशेषता है संख्याओं में व्यक्त। सांख्यिकी के लिए आवश्यक क्या है कि उसे संख्याओं में व्यक्त किया जाना चाहिए, अर्थात वह मात्रात्मक आंकड़े होने चाहिए। गुणात्मक आंकड़ों को सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा। अगला है हमारा अनेक कारण का प्रभाव। आंकड़ों पर किसी एक कारण का प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि अनेक प्रकार के कारणों का प्रभाव पड़ता है। यदि आंकड़े केवल एक ही कारण से प्रभावित होते हैं तो उस कारण को हटाने लेने के बाद आंकड़े सामान्य हो जाएंगे और उनका कोई भी महत्व नहीं रहेगा। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आंकड़े हैं उनके ऊपर केवल एक ही तथ्य का प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि उस पर अलग अलग तथ्यों का प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब कीमत में वृद्धि होने के क्या कारण हो सकते हैं कि कीमत में वृद्धि कब होगी, या तो मांग में वृद्धि हुई हो या पूर्ति में कमी हुई हो तभी तो होगी। तो केवल एक कारण नहीं होगा, अगर एक कारण होगा तो वो सांख्यिकी नहीं है। अगला है उचित मात्रा में शुद्धता। सांख्यिकी को एकत्रित करते समय शुद्धता के एक उचित स्तर को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सांख्यिकी को जब हम एकत्रित करते हैं तो हमें शुद्धता के एक निश्चित स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। परस्पर संबंध व तुलनात्मक। केवल उन संख्याओं को सांख्यिकी कहा जाता है जो एक दूसरे से संबंधित हो तथा उनकी आपस में तुलना की जा सके। जब तुलना का गुण नहीं होगा तो सांख्यिकी नहीं कहलाएगी। कहने का अभिप्राय क्या है, कहने का अर्थ यह है कि जो आंकड़े हैं वह एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 व्यक्तियों की आयु ली है और 5 व्यक्तियों का वजन लिया है और हम उन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं और हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, निष्कर्ष नहीं निकल पाएंगे क्योंकि सांख्यिकी नहीं है, तुलना संभव नहीं हो पा रही है। तो 5 हमने कर लिए विशेषताएँ। अब हमारी छठी विशेषता है पूर्व निश्चित उद्देश्य। इसका अर्थ क्या है, देखिए इसका अर्थ यह है कि जो आंकड़े पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं केवल उन्हें ही सांख्यिकी कहा जाता है। यदि आंकड़ों को एकत्रित करते समय कोई उद्देश्य निश्चित नहीं किया गया है तो उसे सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा। अगला है हमारा व्यवस्थित रूप में संकलित। जो आंकड़े हैं वे हमारे क्या होने चाहिए, व्यवस्थित रूप में संकलित होने चाहिए, तभी उसको सांख्यिकी कहा जा सकता है। यदि आंकड़े हमारे पास आए हैं और आंकड़े अव्यवस्थित हैं, उनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, ठीक है, व्यवस्थित नहीं किया जा सकता, तो वह सांख्यिकी नहीं कहलाएगी और निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकेगा। गणना या अनुमान। देखिए सांख्यिकी में जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो 2 चीज़ों पर आधारित होते हैं, या तो गणना पर या फिर अनुमान पर। जहाँ पर सांख्यिकी का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है वहाँ अनुमान का प्रयोग किया जाता है तथा जहाँ सीमित क्षेत्र होता है वहाँ गणना का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। देखिए सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाएं, कैसे कैसे अध्ययन होता है। सबसे पहले क्या होता है, आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, फिर आंकड़ों का व्यवस्थीकरण होता है, फिर आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण होता है, फिर आंकड़ों का विश्लेषण होता है, फिर आंकड़ों का निर्वचन होता है, ठीक है। आइए एक बार इसे हम ध्यान से दोबारा समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, सी, ठीक है। नेक्स्ट है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, ठीक है, व्यवस्थीकरण, तो वो क्या है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट है हमारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, वो क्या है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। चौथा है हमारा आंकड़ों का विश्लेषण, वो क्या है एनालिसिस ऑफ डाटा। पांचवा है आंकड़ों का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। अब ये कैसे कैसे हमारा आगे चलता है, देखिए इसको याद करने का एक सरल तरीका है, इसको कोपाई याद कर लीजिए, ठीक है, COPAI कोपाई। C फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, P फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, A फॉर एनालिसिस ऑफ डाटा और I फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है और पांचवा हमारा क्या है। देखिए यहाँ पर आपको एक सारणी दिखाई गई है। जब हम आंकड़ों का संकलन करते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं तो किस किस विधि से कर सकते हैं, संगणना तथा निर्देशन।
सेंसस क्या है कि हर एक के बारे में आंकड़े प्रस्तुत किए जाए। सैम्पलिंग क्या है कि अनुमान लगा लिया जाए। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। व्यवस्थितीकरण के लिए क्या करते हैं हम, आंकड़ों का विन्यास या मिलान रेखाओं का प्रयोग करते हुए आंकड़ों को सरल कर लेते हैं ताकि वे व्यवस्थित हो जाए। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण वह कैसे किया जाता है, तालिका, ग्राफ और चित्र के द्वारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अगला है आंकड़ों का विश्लेषण। तो ये कैसे करते हैं हम, परसेंटेज, एवरेज, कोरिलेशन, रेग्रेशन और कोफिशिएंट, ठीक है, इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये कैसे करते हैं, औसतों से प्रतिशतों का विस्तार, ठीक है। तो जो हमने 5 स्टेप किए थे ये उनके तरीके हैं कि कैसे कैसे उनको किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा सांख्यिकी की प्रकृति की सांख्यिकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है। विज्ञान के रूप में सांख्यिकी आंकड़ों का वैज्ञानिक या व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करती है। कला के रूप में सांख्यिकी वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए मात्रात्मक आंकड़ों से संबंधित है। सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग करके हम वास्तविक जीवन की समस्याओं को बेहतर रूप से समझ सकते हैं एवं उनका विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यदि हमसे पूछा जाए कि सांख्यिकी की प्रकृति क्या है, तो सांख्यिकी हमारा जो है विज्ञान और कला दोनों है। ये बात हमें ध्यान रखिए कि सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है। विज्ञान के रूप में क्या करती है, व्यवस्थित ढंग से आंकड़ों का अध्ययन करती है, और कला के रूप में क्या करती है कि आंकड़ों के अध्ययन के माध्यम से हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करती है, इसलिए उसको कला कहा जाता है। और विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यवस्थित ढंग से सभी काम होता है। नेक्स्ट है हमारा सांख्यिकी की सीमाएं। क्या क्या सीमाएं हैं सांख्यिकी की, केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन। देखिए, पहली सांख्यिकी की सीमा है कि केवल संख्यात्मक तथ्य जो हमारे हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाएगा। ऐसे तथ्य जो कि गुणात्मक है, जैसे ईमानदारी, मित्रता, बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य, देश प्रेम, इनका अध्ययन सांख्यिकी में नहीं किया जाता। केवल जिनको संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। अगली क्या है, अगली सीमा है केवल समूहों का अध्ययन। सांख्यिकी में केवल एक इकाई का अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि इकाइयों के समूहों का ही अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा आंकड़ों में एकरूपता का होना आवश्यक है। देखिए, सांख्यिकी होने के लिए या सांख्यिकी से निष्कर्ष निकालने के लिए यह आवश्यक है कि जितने भी आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं वह सारे क्या होने चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए। यदि हम किसी की आयु के आंकड़ों को एकत्रित कर रहे हैं तो सभी के आयु ही हमें निकालनी होगी। यदि हम 10 व्यक्तियों की आयु और 5 व्यक्तियों के वजन को लेकर के निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकेंगे। अगला क्या है, अगला है हमारा 4, परिणाम केवल औसतन सत्य होते हैं। यानी कि सांख्यिकी से जो परिणाम निकाले जाते हैं उनकी एक गारंटी नहीं है कि वो 100% ही सही होंगे, औसतन सत्य होते हैं, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा केवल विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग। यानी कि सांख्यिकी का प्रयोग हर एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। केवल जो लोग सांख्यिकी के प्रयोग करने के विशेषज्ञ होते हैं उन्हीं के द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है। आम आदमी इसका प्रयोग नहीं कर सकता। दुरुपयोग संभव, यानी कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। सांख्यिकी का दुरुपयोग बहुत ही सामान्य है। सांख्यिकी का पहले से तैयार निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, भले ही वह निष्कर्ष गलत हो। मतलब अगर कोई निष्कर्ष निकाला गया वह गलत है, उस गलत निष्कर्ष का संबंध करने उसका फेवर करने के लिए भी जो है सांख्यिकी का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए आगे है हमारा सांख्यिकी का महत्व। क्या महत्व है, आर्थिक समस्याओं की परिमाणात्मक अभिव्यक्ति। देखिए, जितनी भी हमारी आर्थिक समस्याएं हैं उनके जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उसके लिए सांख्यिकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। विभिन्न समस्याएं, चाहे वह बेरोजगारी या कीमत वृद्धि हो और घटते हुए निर्यात की हो, को समझने के लिए अर्थशास्त्री को सबसे पहले उसकी परिमाणात्मक अभिव्यक्ति द्वारा उसका विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसका क्या अर्थ है, देखिए, इसका अर्थ यह है कि जब भी हमारी अर्थव्यवस्था में कोई आर्थिक समस्या आती है तो उसको सुलझाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, उसकी परिमाणात्मक अभिव्यक्ति करना ज़रूरी होता है। और परिमाणात्मक अभिव्यक्ति केवल सांख्यिकी के माध्यम से ही हो सकती है। तो यह सांख्यिकी का महत्व है। अगला है अंतरक्षेत्रीय तथा अंतर समय तुलनाएँ। देखिए, जो हमारे पास आंकड़े आते हैं उनकी अंतर
समय तथा अंतर क्षेत्रीय तुलनाओं करने के लिए भी हमें सांख्यिकी की आवश्यकता होती है। अंतर क्षेत्रीय तुलना से अभिप्राय है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य में की जाने वाली तुलनाएं, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उसके जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें तुलना करने के लिए हमें सांख्यिकी की आवश्यकता होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा कारण परिणाम संबंध ज्ञात करना। अर्थशास्त्री विभिन्न आंकड़ों के समूह में कारण परिणाम संबंध ज्ञात करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसके फलस्वरूप उनके लिए समस्याओं का प्रभावपूर्ण निदान तथा उपचार करना संभव हो जाता है। तो इससे क्या होता है, सांख्यिकी से हम कारण और परिणाम में संबंध ज्ञात कर लेते हैं। इसके फलस्वरूप उनके लिए समस्याओं का प्रभावपूर्ण निदान और उपचार करना संभव हो जाता है। देखिए, जब हम किसी परिणाम के कारण जान लेते हैं तो उन कारणों को दूर करके उनका निदान और उपचार किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्थिक सिद्धांतों या आर्थिक मॉडल का निर्माण। आर्थिक सिद्धांत क्या होते हैं? यह संख्यात्मक आंकड़ों के विभिन्न समूहों के बीच स्थापित संख्यात्मक संबंध है जो आर्थिक महत्व पर निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। मतलब कि ये ऐसे सिद्धांत है जो समूहों में आंकड़े दिए होते हैं, उनके स्थापित संख्यात्मक संबंध है जो कि निष्कर्ष निकालने में सहायता करते हैं। अगला क्या है हमारा आर्थिक भविष्यवाणी। देखिए, सांख्यिकी के आधार पर आर्थिक भविष्यवाणी की जाती है। भविष्यवाणी का क्या अर्थ है? ये वो ज्योतिष वाली भविष्यवाणी नहीं है, जबकि जो हमारे पास आंकड़े होते हैं तो आंकड़ों का पैटर्न देखते हुए आगे के लिए भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो देखिए, जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने जो है अर्थशास्त्र के आधार पर क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो तीसरी लहर है वो नवंबर में आना संभावित है। तो 100% नहीं है कि लहर आएगी, बल्कि क्या है, औसतन है। यही हमने सांख्यिकी में बताया है कि सांख्यिकी के परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं होते, औसतन सत्य होते हैं। ठीक है, तो आर्थिक भविष्यवाणी भी सांख्यिकी के आधार पर की जाती है। नीतियों का निर्माण। सरकार द्वारा जितनी भी नीतियां बनाई जाती है तो उन नीतियों के निर्माण के लिए पहले जो आंकड़े आते हैं उनका क्या किया जाता है, उनसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उन निष्कर्षों के आधार पर ही क्या निकाले जाते हैं, हमारे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निष्कर्ष निकालने के बाद में उनके आधार पर ही भविष्य में आने वाली नीतियों का निर्माण किया जाता है कि कौन सी योजनाएं लेकर आनी है, गरीबी का स्तर क्या है, बेरोजगारी का स्तर क्या है, इन सब की जानकारी हमें सांख्यिकी के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट है आर्थिक संतुलन में सहायक। देखिए, अर्थव्यवस्था में जो उत्पादक है, उपभोक्ता है, उनके आर्थिक संतुलन में भी सांख्यिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि जो उत्पादक है वो उपभोक्ता की मांग के अनुसार ही उत्पादन करते हैं। ठीक है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहे। तो सांख्यिकी क्या है, हमारी आर्थिक संतुलन में भी सहायक होती है। तो ये हमारा पार्ट 1 था, अर्थशास्त्र का परिचय, ये हमारा पूरा हो गया है। अगले वीडियो में मैं इसके जो MCQ प्रश्न है वो लेकर आऊँगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले जो MCQ और लेसन्स के वीडियो है वो उनका नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके।